राइवलरी कोचिंग के इस खास डीप डाइव सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के इतिहास का पूरा ऑपरेशन करने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, मेरी एक बहुत बड़ी शर्त है। आज की क्लास में हमारी जीरो मिसिंग फैक्ट पॉलिसी लागू है। मतलब एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। एग्जैक्टली। देखो, जैसे आज हम घर खरीदते समय क्या देखते हैं, यही ना कि आसपास मार्केट है या नहीं, पानी की सुविधा है या नहीं। तो आदि मानव भी तो नदियां और घाटियां ही खोजते थे। अगर हम यूपी में पुरा पाषाण काल यानी पेलियोलिथिक एज की बात करें तो इसके साक्ष्य प्रयागराज की बेलन घाटी में मिलते हैं। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी नाम आता है स्टूडेंट्स, प्रोफेसर G.R. शर्मा। हाँ, बेलन घाटी में प्रोफेसर शर्मा के निर्देशन में ही खुदाई हुई थी। बिल्कुल। और पता है वहाँ क्या मिला? हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा। इसके अलावा सोनभद्र की सिंगरौली घाटी और मिर्जापुर चंदौली के चकिया इलाके से भी ऐसे ही साक्ष्य मिले हैं। और एक जगह और है, चित्रकूट का सिंहपुर, वहां भी इसके सबूत मिले हैं। अच्छा, जब इंसान पत्थर से थोड़ा आगे बढ़ा, मतलब ताम्र पाषाण काल में आया, तो यूपी में क्या बदलाव हुए? तो ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य हमें पश्चिमी यूपी की तरफ मिलते हैं, खासकर मेरठ और सहारनपुर से। और ताम्रकांस्य कल्चर यानी कॉपर ब्रॉन्ज कल्चर की बात करें तो वो भी इन्हीं इलाकों में फला फूला। मेरठ में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर है और सहारनपुर में बड़गांव और हुलास नाम की जगह है। यहाँ इसके पुख्ता साक्ष्य मिले हैं। क्या बात है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एक ऐसी जगह की जो प्राचीन काल का एकदम प्राइम रियल एस्टेट था। मैं बात कर रहा हूँ प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ मध्य पाषाण काल का सबसे अहम हिस्सा। यहाँ 3 प्रमुख स्थल हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है सराय नाहर राय। हाँ, जहाँ 1968 में प्रोफेसर G.R. शर्मा ने खुदाई करवाई थी। बिल्कुल। और यहाँ से 14 शवाधान मिले। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मृतक का सिर पश्चिम की ओर रखा गया था। साथ ही यहाँ 8 गर्त चूल्हे भी मिले। गर्त चूल्हे मतलब जमीन के अंदर गड्ढा खोद के बनाए गए चूल्हे। हाँ, ताकि आग हवा से बचे और गर्माहट बनी रहे। इसके बाद दूसरा स्थल है महदहा। यहाँ से मानव अस्थि पंजर मिले और जो सबसे हैरान करने वाली चीज थी, वो सिल्लोड़ा था ना, मसाला पीसने वाला पत्थर। एग्जैक्टली। सिल्लोड़ा का मिलना मतलब इंसान अब सिर्फ मांस नहीं खा रहा था, अनाज भी पीस रहा था। महदहा में शवाधान और आवास दोनों के साक्ष्य मिले हैं। और तीसरा स्थल है दमदमा। यहाँ से तो 41 शवाधान मिले हैं। साथ ही हड्डी और सींग के उपकरण, आभूषण, और यहाँ भी गर्त चूल्हे मिले हैं। और प्रतापगढ़ से थोड़ा आगे प्रयागराज के मेजा में चौपानी मांडो नाम की जगह है। यहाँ से झोपड़ी और मिट्टी के बर्तन मिलने के साक्ष्य सामने आए। पर मैडम, कृषि के साक्ष्य को लेकर ना किताबों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। असली फैक्ट क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखो स्टूडेंट्स, अगर नवीनतम खोज की बात करें तो संत कबीर नगर का लहुरा देव नंबर 1 है। यहाँ 9000 से 8000 ईसा पूर्व के बीच सबसे प्राचीन कृषि और चावल उगाने के साक्ष्य मिले हैं। अच्छा, तो कोल्डी हवा का क्या हुआ? पहले तो उसे ही सबसे पुराना माना जाता था ना। हाँ, पहले प्रयागराज के कोल्डे हवा को, जहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व की चावल की भूसी मिली थी, उससे सबसे पुराना माना जाता था। और पूरे भारत के स्तर पर पाकिस्तान के मेहरगढ़ को गेहूं के लिए पुराना मानते थे। लेकिन अब नई रिसर्च के बाद लहुरा देव सबसे प्राचीन है। एकदम क्लियर। अच्छा, हड़प्पा काल पर आते हैं। बागपत का सनौली बहुत चर्चा में रहता है। बिल्कुल। 2005 से ASI वहां खुदाई कर रही है। ये यमुना के बाएं तट पर एक प्रमुख हड़प्पा कालीन कब्रिस्तान है। और यहाँ जो सबसे गजब चीज मिली है वो है तांबे का रथ। तांबे का रथ मतलब तकनीक कितनी एडवांस थी। और हड़प्पा के सहारनपुर वाले स्थल कौन से हैं? सहारनपुर में हुलास है जो यमुना की सहायक कथा नाला के तट पर है। फिर बड़गांव है जो मस्करा नदी तट पर है। और अमखेरी है जो नसीरपुर में है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर का मंडी भी है ना, जिसकी खुदाई 1999 में YD शर्मा ने की थी। सही कहा। और मेरठ का आलमगीरपुर तो हम भूल ही नहीं सकते। हिंडन नदी पर बसा ये शहर हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा है। यहाँ से कपास उपजाने का साक्ष्य मिला है। तो मतलब कृषि से लेकर व्यापार तक सब सेट था। अब एक सवाल उठता है स्टूडेंट्स, पूरे भारत में 16 महाजनपद थे, लेकिन उनमें से आधे, मतलब सीधे सीधे आधा, सिर्फ मध्य देश यानी आज के यूपी में क्यों थे? इसका बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है। असली ताकत थी गंगा यमुना दोआब की उपजाऊ जमीन। यहाँ का अन्न ही सत्ता तय करता था। तो चलिए इन 8 महाजनपदों को दिमाग में छाप लेते हैं। पहला है काशी। काशी जो गंगा तट पर है।
और इसकी राजधानी थी वाराणसी, जो वरुणा और असी नदियों के संगम पर बसी थी। दूसरा है कोसल। ये अवध यानी अयोध्या का क्षेत्र था। इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसकी 2 राजधानियां थी, उत्तरी भाग की साकेत यानी अयोध्या और दक्षिणी भाग की श्रावस्ती। तीसरा महाजनपद है पांचाल, आज का रोहेलखंड इलाका, मतलब बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद। इसकी भी 2 राजधानियां थी ना? हाँ, उत्तरी राजधानी थी अहिछत्र और दक्षिणी राजधानी थी काम्पिल्य। चौथा महाजनपद है मल। ये 9 कुलों का एक संघ था और इसकी 2 राजधानियां थीं, कुशीनगर और पावा। 5वां है वत्स। ये प्रयागराज के पास का इलाका था और इसकी राजधानी थी कोसम, जिसे आज हम कौशाम्बी कहते हैं। छठा है शूरसेन, राजधानी मथुरा। ये उत्तर को दक्कन और पश्चिमी तट से जोड़ने वाले व्यापार मार्गों का एक बहुत बड़ा जंक्शन था। 7वां महाजनपद कुरु है। इसका विस्तार मेरठ से दिल्ली तक था और इसकी राजधानियां थीं इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। और 8वां है चेदी, जो आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका है। इसकी राजधानी थी सुक्तिमती, जिसे सोथीवती भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सम्राट अशोक के ट्विटर की। ट्विटर? अशोक का ट्विटर? हाँ, मतलब उनके शिलालेख और स्तंभ। उस जमाने में अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का यही तो तरीका था। हाँ, सही तुलना है। तो यूपी में अशोक के कई स्तंभ हैं, जैसे इलाहाबाद का स्तंभ, जो आज प्रयागराज में अकबर के किले के अंदर स्थापित है। और फिर फिरोज शाह तुगलक को तो इन खंभों को शिफ्ट करने का बहुत शौक था। उसने दिल्ली टोपरा स्तंभ को सहारनपुर से उठवाकर दिल्ली मंगवा लिया था। बिल्कुल। और दिल्ली मेरठ स्तंभ को भी, वो पहले मेरठ में था, उसे भी तुगलक दिल्ली ले गया। इसके अलावा सारनाथ का स्तंभ है, कौशाम्बी का अभिलेख है जिसे हम रानी का अभिलेख कहते हैं, और मिर्जापुर का एरोरा अभिलेख है। और प्राचीन नगरों के धार्मिक बैकग्राउंड की बात करें तो मथुरा कुषाण साम्राज्य के दक्षिणी भाग की राजधानी था, लेकिन अयोध्या का इतिहास बहुत गहरा है। हाँ, अयोध्या का प्राचीन नाम अजसा था। यहाँ अशोक ने स्तूप बनवाया था। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि ये जैन धर्म के 5 तीर्थकरों की जन्मभूमि है। एकदम सही। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहते हैं, दूसरे अजितनाथ, चौथे अभिनंदननाथ, 5वें सुमतिनाथ और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ, ये सब अयोध्या में जन्मे। और जैन धर्म के बाकी स्थल भी यूपी में भरे पड़े हैं, जैसे कौशाम्बी 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु से जुड़ा है। श्रावस्ती का संबंध 3रे तीर्थंकर संभवनाथ से है, जहां का विख्यात शोभनाथ मंदिर आज भी बहुत फेमस है। देवरिया का काकंदी 9वें तीर्थंकर सुविधिनाथ का स्थान था। और महोबा का गोखर पहाड़ तो इसलिए जाना जाता है क्योंकि वहां 24 के 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। कन्नौज की भी बात कर लेते हैं। इसका पुराना नाम कान्याकुब्ज था। यहाँ की पहली बस्ती NBPW, मतलब उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड काल से कुषाण युग तक की है। और सबसे ज्यादा समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। इसके अलावा सारनाथ, जिसका पुराना नाम ऋषिपत्तन या मृगदाव था, गुप्तकालीन धमेक स्तूप और अशोक का सिंह शीर्ष स्तंभ दोनों यही हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारी क्लास की टाइम मशीन सीधे मध्यकाल यानी मिडीवियल पीरियड में प्रवेश कर रही है। सल्तनत काल से लेकर अंग्रेजों तक का सफर। इस दौर में सबसे प्रमुख शहर बना आगरा। 1504 में सिकंदर लोदी ने यमुना तट पर इसकी स्थापना की थी। मुगलों के समय ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र बना। और विदेशी यात्री रैल्फ फिंच और बर्नियर ने तो आगरा के वैभव की खूब तारीफ की है अपनी किताबों में। फिर आता है जौनपुर, जिसे शर्की सल्तनत के दौरान शिराजे हिंद कहा जाता था। और कालपी, जो जालौन में है, वहां से अकबर के नवरत्न बीरबल का गहरा संबंध था। फतेहपुर सीकरी को कैसे भूल सकते हैं। शेख सलीम चिश्ती के कारण इसे पवित्र भूमि माना गया। यहीं पर जहांगीर मतलब सलीम का जन्म हुआ था। और 1571 से 1585 तक ये मुगलों की राजधानी भी रही। फिर बात करें झांसी की, तो इसका प्राचीन नाम बलवंत नगर था। 1613 में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने इसकी स्थापना की थी। प्रयागराज के पास जो कड़ा का इलाका है ना, वो सल्तनत काल का बहुत महत्वपूर्ण इक्ता हुआ करता था। गंगा तट पर बसा ये इलाका संत मलूकदास की जन्मस्थली है। और आपको याद होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना देवगिरी का अभियान यहीं से शुरू किया था। बिल्कुल। अच्छा, नवाबों के दौर में आते हैं। आसफ उद दौला का नाम बहुत अहम है।
1775 में फैजाबाद की संधि हुई थी, जिसमें बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। और मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में जो शानदार इमाम बाड़ा है वो भी आसफ-उद-दौला ने ही बनवाया था। वहीं दूसरी तरफ बुंदेलखंड मध्यकाल में मराठों के अधीन था। और फिर जब आधुनिक काल की शुरुआत हो रही थी तो अलीगढ़ में एक क्रांति आई। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की शिक्षा सुधारने के लिए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या AMU के नाम से जानी जाती है। 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल 9 अधिवेशन यूपी में हुए थे। जब पहला अधिवेशन बंबई में हुआ तो यूपी से कई दिग्गज प्रतिनिधि वहां गए थे। वो नाम थे गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, लाला बैजनाथ, बाबू जमनादास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, रामकली चौधरी और जानकीनाथ घोसाल। क्या बात है। और जो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ उसमें 17 सदस्यों की एक समिति बनी थी। उसमें यूपी के 5 लोग शामिल थे, गंगा प्रसाद, प्राणनाथ, हामिद अली, नवाब रजा अली और मुंशी काशी प्रसाद। यूपी का रुतबा ही अलग था। प्रयागराज में 3 बार अधिवेशन हुए। 1888 में जॉर्ज यूल अध्यक्ष थे, 1892 में WC बैनर्जी और 1910 में सर विलियम वेडरबर्न। लखनऊ में भी 3 अधिवेशन हुए, 1899 में रमेश चंद्र दत्त के साथ, 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में और 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। इसके अलावा 1905 का अधिवेशन बनारस में हुआ, जहां गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। 1925 में कानपुर में श्रीमती सरोजनी नायडू बनी और 1946 में मेरठ में आचार्य JB कृपलानी के साथ अधिवेशन हुआ। लेकिन सिर्फ अधिवेशन नहीं, यूपी उस समय मैदाने जंग बना हुआ था। अगस्त 1920 में मुरादाबाद में भगवान दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन हुआ था। और 9 अप्रैल 1938 को महात्मा गांधी ने एटा और मैनपुरी में मद्य निषेध यानी प्रोहिबिशन लागू करवाया। लेकिन किसानों का भी अपना ही आंदोलन चल रहा था। हाँ, 1918 में मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने यूपी किसान सभा की स्थापना की थी। और इसी जमीन से निकला एका आंदोलन, जो 1920 से 1922 तक चला। मदारी पासी के नेतृत्व में इसका विस्तार सीतापुर, लखनऊ, मलियाबाद, उन्नाव, हरदोई, फतेहपुर और फर्रुखाबाद तक फैल गया था। और लखनऊ में भी बड़े इवेंट्स हुए। अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ और उसी साल नवंबर में पंडित नेहरू के नेतृत्व में साइमन कमीशन का भारी बहिष्कार किया गया। अब स्टूडेंट्स, मैं जो बताने जा रहा हूं ना, उसे रटना मत, महसूस करना। ये हमारे असली हीरोज की कहानी है। मैं काकोरी एक्शन की बात कर रहा हूं। 9 अगस्त 1925 की वो तारीख। लखनऊ के निकट काकोरी स्टेशन पर क्रांतिकारियों ने शहादत की इबारत लिखी थी। क्रांतिकारियों की तरफ से ये ऐतिहासिक मुकदमा चंद्रभान गुप्त ने लड़ा था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जो सजाएं दी, उन्होंने पूरे देश को रुला दिया। इन फांसियों के स्थान एकदम याद रखने योग्य हैं स्टूडेंट्स। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में शहादत मिली, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई और रोशन सिंह को नैनी में। इसके अलावा राम प्रसाद खत्री और मनमथनाथ गुप्त को कारावास की सजा सुनाई गई। इस महान बलिदान ने पूरे देश में आजादी की वो आग लगा दी जो फिर कभी नहीं बुझी। तो धुरंधरों, पुरा पाषाण काल के पत्थरों से लेकर काकोरी की ट्रेन तक यूपी के इतिहास का एक एक पन्ना हमने पलट दिया है। कोई भी फैक्ट मिस नहीं हुआ है हमारी लिस्ट से। बिल्कुल। डीप डाइव में हम अपनी रिवाइलरी कोचिंग के फुल ऑन एनर्जी वाले अंदाज में उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति को डिकोड कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पत्थरों ने भी पॉलिटिक्स और पावर की गवाही दी है। तो क्लास ध्यान से सुनिएगा। एक एक बारीक फैक्ट हम कवर करेंगे, क्योंकि परीक्षा के लिए और असल समझ के लिए डेटा पूरा होना चाहिए। तो बिना वक्त गवाए सीधे उन ऐतिहासिक मंचों पर चलते हैं जहां ये संस्कृति फली फूली। मुगलों की स्थापत्य कला से शुरू करते हैं। मुगलों का तो यूपी एक बहुत बड़ा सेंटर रहा है। देखिए, सोर्स मटेरियल की शुरुआत होती है बाबर से। बाबर के समय का एक प्रमुख निर्माण है संभल की जामा मस्जिद। अब सवाल उठता है कि संभल ही क्यों? इसका बड़ा ही रणनीतिक लॉजिक है सर। संभल दिल्ली के करीब था तो वहां से आसपास के इलाकों पर कंट्रोल रखना आसान था। लॉजिकल है। लेकिन जैसे ही हम अकबर के दौर में आते हैं, कंस्ट्रक्शन का स्केल एकदम बदल जाता है।
अकबर ने आगरा का किला और इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज कहते हैं, वहां का किला बनवाया। अरे ये तो एकदम नदियों के किनारे। एग्जैक्टली, नदियां उस वक्त के हाईवे हुआ करती थीं। तो ये भव्य किले सिर्फ शाही घर नहीं थे, ये ट्रेड रूट और मिलिट्री मूवमेंट को कंट्रोल करने वाले बेस थे। मतलब ये उस समय के टोल प्लाजा और मिलिट्री बेस दोनों का काम कर रहे थे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन मैम, अकबर ने जो अपनी नई राजधानी बसाई, फतेहपुर सीकरी, वो तो पूरी की पूरी एक आर्किटेक्चरल लैब जैसी लगती है। हाँ, वो बहुत ही अलग विजन था। मतलब वहाँ शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, भव्य बुलंद दरवाजा है, 5 मंजिला पंच महल है, खास महल है, और फिर जोधाबाई महल और बीरबल महल भी है। इतने अलग अलग डिजाइन एक ही जगह क्यों? यहीं पर क्लास को कॉन्सेप्ट समझना है। अकबर सिर्फ बिल्डिंग्स खड़ी नहीं कर रहा था, वो अपना पॉलिटिकल पोर्टफोलियो सेट कर रहा था। अच्छा। जोधाबाई का महल राजपूत वास्तुकला को दिखाता है, जो राजपूतों के साथ उसके राजनीतिक और वैवाहिक गठजोड़ का प्रतीक था। और बीरबल का महल ये मैसेज देता था कि दरबार में योग्यता को जगह है, धर्म चाहे जो भी हो। वाह, मतलब ये वास्तुकला के जरिए विविधता को स्वीकार करने का एक बड़ा कदम था। बिल्कुल, ये पूरे राज्य को जोड़े रखने का एक मैकेनिज्म था सर। ये वाकई एक अलग नजरिया है, इमारतों के जरिए पॉलिटिक्स। अब इसके बाद जहांगीर की बात कर लेते हैं। जहांगीर के दौर में आगरा का जहांगीरी महल और आगरा में ही एतमादुद्दौला का मकबरा बना। और सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है वो भी तो जहांगीर के ही समय का है ना? जी हाँ, वो भी उसी समय का प्रमुख निर्माण है। और एतमादुद्दौला का मकबरा सफेद संगमरमर और अपनी बारीक नक्काशी के लिए बहुत फेमस है। और तीसरा सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट, न्याय की जंजीर। और इसके बाद तो शाहजहां का दौर आता है, जिसे स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। सोर्स के मुताबिक शाहजहां ने आगरा में निर्माण करवाए। पहला तो दुनिया भर में मशहूर ताजमहल, दूसरा आगरा की मोती मस्जिद। खैर, मुगलों के इन बड़े महलों से अब सदियों पीछे चलते हैं गुप्तकाल की तरफ। जी। गुप्तकाल के राजाओं ने अपना डेटा और नैरेटिव सेट करने के लिए पत्थरों को अपना पेन ड्राइव बना लिया था। गुप्तकालीन अभिलेख इतिहास समझने के लिए सबसे अहम है। बिल्कुल, राजा अपनी जीतों और आदेशों को उन जगहों पर उकेरते थे जहां से पब्लिक और व्यापारी गुजरते थे, ताकि उनका भौकाल बना रहे। एग्जैक्टली। सबसे पहले एटा जिले का बिलसड़ अभिलेख, जो कुमारगुप्त के काल की घटनाओं की जानकारी देता है। और प्रयागराज का गढ़वा अभिलेख, ये तो मुझे एक शाही खानदान का पूरा डेटाबेस लगता है। वो कैसे? क्योंकि यहां से चंद्रगुप्त द्वितीय के 2, कुमारगुप्त का 1 और स्कंदगुप्त का अंतिम अभिलेख प्राप्त हुआ है। मतलब एक ही जगह पर 3-3 पीढ़ियों का डेटा स्टोर है। पत्थर पर उकेरने का विज्ञान ही यही था सर, कि जानकारी अमर हो जाए, कोई डिलीट ना कर सके। बिल्कुल। इसी कड़ी में फैजाबाद, जो अब अयोध्या है, वहां का करमदंडा अभिलेख भी कुमारगुप्त से ही जुड़ा है। अरे हाँ, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये किसी सादे पत्थर या खंबे पर नहीं है। ये भगवान शिव की प्रतिमा के निचले भाग में, मतलब उसके अधोभाग में उत्कीर्ण है। और ये भी कुमारगुप्त के ही समय का है। सही बात है। अब सत्ता के इन पत्थरों से निकलकर यूपी की रंगीन और शोर शराबे वाली गलियों में चलते हैं। आहा, त्योहारों की बात। जी, त्योहार सिर्फ छुट्टियां नहीं होते, ये किसी राज्य की धड़कन होते हैं। महाशिवरात्रि से शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि आते ही भगवान शिव के प्रिय नगर काशी की धूम देखते ही बनती है। पूरा शहर एक उत्सव में बदल जाता है, हर जगह सिर्फ पूजा और उल्लास। और फिर आता है नवरात्रि या दुर्गोत्सव। हाँ, 10 दिनों तक घरों और पंडालों में माता लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती की मूर्तियां स्थापित होती हैं। हर तरफ कीर्तन और जागरण। लेकिन सर, एक त्योहार ऐसा है जिसके बिना यूपी की बात अधूरी है। मैं समझ गया आप किसकी बात कर रही हैं। लठमार होली। बिल्कुल। क्लास, आप जरा उस तस्वीर को इमेजिन कीजिए। मतलब डर और उत्साह का क्या मिक्सचर होता है। साफ दिखता है कि कैसे नंदगांव के आदमी जमीन पर उकड़ू बैठकर ढाल से खुद को बचा रहे हैं, और बरसाना की महिलाएं पूरी ताकत से लंबी लाठियां भांज रही हैं। वो नजारा देखते ही बनता है, और ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है। लाठियों की आवाज और रंगों का उड़ना, और कुछ जगहों पे तो ये लठमार होली पूरे 10 दिन तक चलती है। ये सिर्फ खेल नहीं है सर, ये समाज के दायरों को तोड़ने का जश्न है। जहां महिलाओं को एक दायरे में रखा जाता था, ये त्योहार उन्हें वो शक्ति संतुलन पलटने का मौका देता है। बहुत खूब कहा आपने। मौसम से जुड़ा एक और त्योहार है मकर संक्रांति। 14 जनवरी को आसमान पतंगों से भर जाता है। और रामदाने के लड्डू, तिल के लड्डू, मिठाइयाँ। हाँ, सूर्य पूजा का ये पर्व असल में सर्दियों में शरीर को गर्मी देने वाले खान पान की वैज्ञानिक जरूरत को पूरा करता है। इसी तरह प्रकृति से जुड़ा है गंगा दशहरा।
ये ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है ना? बिल्कुल। गंगा के अवतरण दिवस पर 10 दिन का उत्सव होता है। मान्यता है कि गंगा स्नान से मनोकामना पूरी होती है। फिर जब सावन का महीना आता है तो हरियाली तीज की धूम मचती है। महिलाएं सज धज कर झूला झूलती हैं, मीठे पकवान बनते हैं और पतंगबाजी होती है। और मथुरा, वृंदावन, बरसाना सहित पूरे यूपी में जन्माष्टमी की रौनक तो अलग ही लेवल पर होती है। बच्चे बालकृष्ण बनते हैं, रासलीलाएं होती हैं। फिर आता है दशहरा। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की दशमी, रावण दहन होता है और बड़े बड़े मैदानों में मेले लगते हैं। लेकिन सर, जो तस्वीर मुझे सबसे ज्यादा सुकून देती है वो है देव दिवाली की। ओहो, काशी के घाटों का वो जादुई नजारा। दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप इमेजिन कीजिए, रात का समय है और काशी के गंगा घाटों पर अनगिनत दियों की कतारें हैं। उन दियों की पीली रोशनी नदी के शांत पानी में चमक रही है, बीच बीच में नावें चल रही हैं। मान्यता है कि देवता खुद आकर दिवाली मनाते हैं। दीपदान की ये परंपरा विश्व भर में प्रसिद्ध है। सच में अद्भुत है। और जो हमारी मुख्य दिवाली है वो भगवान राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में मनाई जाती है। उस दिन अयोध्या तो बिल्कुल देखने लायक होती है। तो ये तो हुए कुछ बड़े त्योहार। लेकिन यूपी का जो कैनवास है ना, वो किसी एक रंग से नहीं बना है। बिल्कुल नहीं। यहाँ हर धर्म का अपना एक रंग है जो इस कैनवास को पूरा करता है। तो क्लास रेडी हो जाइए एक रैपिड फायर राउंड के लिए। 0 मिसिंग फैक्ट पॉलिसी के तहत हम धर्मानुसार पर्वों की लिस्ट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदू पर्व, मकर संक्रांति 14 जनवरी, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, होली, रामनवमी और हाँ, सोर्स के अनुसार वैशाखी भी यहाँ लिस्टेड है। ध्यान रखिएगा प्लस। फिर दशहरा, दीपावली, नागपंचमी, रक्षाबंधन, नवरात्रि, भैया दूज, गुरु पूर्णिमा, तीज, करवा चौथ, देवोत्थान एकादशी और अनंत चतुर्दशी। सांस फूल गई मेरी। हाँ, इतनी लंबी लिस्ट दिखाती है कि यहाँ हर महीने उत्सव है। मुस्लिम समुदाय के त्योहार भी इसी सामाजिक ताने बाने का अहम हिस्सा है। रमज़ान, ईद उल जुहा जिसे बकरीद कहते हैं, मुहर्रम, ईद उल फित्र, 12 वफ़ात और शबे बरात। और सिख समुदाय के त्योहार, वैसाखी, गुरु नानक जयंती, गुरु गोबिंद सिंह जयंती और गुरु अर्जुन देव बलिदान दिवस। इसी तरह ईसाई धर्म के लिए गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस और नववर्ष। और बौद्ध धर्म के लिए बुद्ध पूर्णिमा जिसे बुद्ध जयंती कहते हैं और जैन धर्म के लिए महावीर जयंती। ये लंबी चौड़ी लिस्ट सिर्फ फैक्ट्स नहीं है सर, ये एक ही जमीन पर अलग अलग आस्थाओं के एक साथ रहने का प्रैक्टिकल उदाहरण है। बिल्कुल। अब मैम, त्योहार तो हम घर में मनाते हैं, लेकिन जब पूरा शहर या राज्य एक साथ जश्न मनाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेला या महोत्सव। और ये मेले सिर्फ मजे के लिए नहीं होते थे। क्लास, ये पुराने जमाने के बिजनेस एक्सपो थे। चलिए मेलों की लिस्ट देखते हैं। सबसे पहले आगरा। आगरा में लगता है कैलाश मेला, जो कैलाश और सिकंदरा क्षेत्र में होता है। और सर, आगरा का वो पशु मेला, बटेश्वर मेला, बहुत फेमस है। पशु मेले उस समय अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पूरी तरह पशुओं पर था। बलिया में भी ऐसा ही एक पशु मेला लगता है, ददरी मेला। सहारनपुर में लगता है शाकंभरी देवी मेला और हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला। मथुरा के वृंदावन में झूला मेला और हाँ, मेरठ का फेमस नौचंदी मेला। गोरखपुर में खिचड़ी मेला और मथुरा के बरसाना में जो लठमार होली होती है वो भी एक विशाल मेले का रूप ले लेती है। कासगंज का सोरो मेला, बाराबंकी में सूफी संत की दरगाह पर देवा शरीफ मेला और चित्रकूट में रामायण मेला। ये सब तो मेले हो गए। अब महोत्सवों की बात करें तो क्लास अपने दिमाग में यूपी का मैप लाइए। आगरा को देखिए। वहाँ सुलह-खुल उत्सव होता है जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन है। और उसी आगरा में हर साल फरवरी में ताज महोत्सव होता है, जहां मुगलकालीन संस्कृति और भारतीय ललित कलाओं का मंचन होता है। इसके अलावा कानपुर में हर साल कार्तिक मास में बिठूर गंगा महोत्सव होता है। फर्रुखाबाद के जैन मंदिरों में कंपिल उत्सव, मथुरा का होलिकोत्सव और इटावा के सैफई में हर साल जनवरी में सैफई महोत्सव। प्रयागराज में त्रिवेणी महोत्सव जो मिश्रित संस्कृति दिखाता है, और पर्यटन विभाग द्वारा कन्नौज में कन्नौज महोत्सव। बहुत बढ़िया सर। इतने अलग अलग त्योहार, मेले, इमारतें, इन सबको अगर हम एक धागे में पिरोएं तो वो धागा क्या है? वो धागा है गंगा जमुनी तहजीब। और क्लास, ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, ये यूपी की असली पहचान है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश भारतीय संस्कृति का केवल प्रमुख केंद्र ही नहीं है, बल्कि ये उद्भव राज्य,
या ओरिजिन स्टेट है। इसे हिंदू प्रधान जनसंख्या वाला राज्य कहा जाता है, लेकिन यहाँ के मुस्लिम, सिख, बौद्ध और पारसी निवासियों ने एक मिश्रित संस्कृति अपनाई है। यहाँ गंगा, यमुना, गोमती, सरयू जैसी पवित्र नदियां बहती हैं। और यहाँ की संस्कृति पर राज्य के भगवान, महापुरुषों, संतों, फकीरों की जन्मस्थलियों का सीधा असर है। ये राज्य भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, सूरदास, तुलसीदास, कबीर, शेख सलीम चिश्ती और गुरु तेग बहादुर जैसों का जन्म या कर्मस्थल रहा है। हर धर्म का समावेश दिखता है यहाँ। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग सिर्फ अपने रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि अपने मित्रों के रीति रिवाजों में भी पूरी सक्रियता से भाग लेते हैं। यही असली सौहार्द है। सच बताऊं मैम, एक शिक्षक होने के नाते मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि असली पढ़ाई सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं है। असली शिक्षा इस भाईचारे को जीने में है। बिल्कुल सही कहा आपने। इतिहास पढ़ने का मकसद ही यही है। यूपी के मैप पर चलते हैं। मैं ब्रज और बुंदेलखंड के नृत्यों की लिस्ट देख रही थी। देखो, चरकुला ब्रज क्षेत्र का नृत्य है, जहां नर्तक सिर पर पहले मिट्टी के घड़े रखते हैं, फिर रथ का पहिया और उसके ऊपर 108 जलते हुए दिए रखकर नाचते हैं। बाप रे, इतना बैलेंस! हाँ, और इसके पीछे कहानी है कि राधा जी का जन्म हुआ था तो उनकी दादी ने रथ के पहिए के साथ खुशी मनाई थी। ब्रज में इसके अलावा ना श्रावण मास यानी सावन के महीने में रास नृत्य होता है, जो रास लीला का हिस्सा है। अच्छा, और उसी सावन के महीने में झूला नृत्य भी तो होता है ना? बिल्कुल, और मोर के पंख रहकर किया जाने वाला मयूर नृत्य भी ब्रज का ही है। साथ ही वहाँ के रसिया लोकगीत तो पूरे यूपी में मशहूर हैं ही। तो मतलब ब्रज का सारा फोकस भगवान कृष्ण की लीलाओं और मॉनसून यानी प्रकृति पर है ना? एकदम सही पकड़ा। लेकिन बुंदेलखंड का डेटा देखकर तो मुझे लग रहा है कि मामला और भी भारी है। वहाँ धुरिया नृत्य में पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नाच रहे हैं। इसे ऐसे समझो कि बुंदेलखंड के प्रजापति यानी कुम्हार समुदाय के लोग ये धुरिया नृत्य करते हैं। वो स्त्री वेश इसलिए धारण करते हैं क्योंकि भक्ति में ईगो यानी अहंकार को पूरी तरह खत्म करना होता है। और बुंदेलखंड के बाकी नृत्यों को भी अगर हम लॉजिक से समझे ना, तो सब आसान हो जाएगा। अच्छा, जैसे वो ख्याल नृत्य। हाँ, ख्याल नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर होता है, जिसमें रंगीन कागज या बांस का मंदिर सिर पर रखकर नाचते हैं। और महिलाओं का भी तो एक नृत्य है ना। हाँ, जिसे राई नृत्य कहते हैं, इसे बुंदेलखंड की महिलाएं करती हैं। और मजेदार बात यह है कि इसे भी मयूर नृत्य ही कहा जाता है। अरे वाह! पर मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग वो पाई डंडा लगा, अहीरों द्वारा किया जाने वाला। क्या ये गुजरात के डांडिया जैसा ही है? बिल्कुल, दिखने में ये गुजरात के डांडिया जैसा है, लेकिन ये दरअसल अहीरों का एक मार्शल आर्ट फॉर्म या मॉक कॉम्बैट है। पाई डंडा मतलब बुंदेलखंड का अपना स्वदेशी डांडिया। क्या बात है! कार्तिक माह में कृष्ण और गोपी का रूप धरकर कार्तिक नृत्य होता है। अहीरों द्वारा ही सिर पर कलश या थाली में दिए रखकर दीप नृत्य या दीवारी नृत्य किया जाता है। और किसान भी तो फसल काटते समय नाचते हैं ना? हाँ, किसानों द्वारा फसल काटते समय खुशी में शोर या सैरा नृत्य होता है। मांगलिक अवसरों पर घोड़ों द्वारा घोड़वा नृत्य करवाया जाता है। घोड़ों से डांस, गजब! और लोक कथाओं या कहावतों का मंचन करने के लिए राहुला नृत्य होता है। हाँ, बुंदेलखंड में ईसुरी फाग भी बहुत मशहूर है। तो स्टूडेंट्स, ब्रज और बुंदेलखंड तो हमने कवर कर लिया। अब पूरब और दक्षिण की तरफ चलते हैं। फतेहपुर के लोग घड़े में छेद करके नाचते हैं। इसे दुआब क्षेत्र, विशेषकर फतेहपुर का ढेड़िया नृत्य कहते हैं। इसमें सिर पर जो घड़ा होता है उसमें छेद होते हैं और अंदर दीपक रखा होता है। अब पूर्वांचल और अवध की तरफ आएं तो नौटंकी को कैसे भूल सकते हैं। यूपी का सबसे मशहूर नृत्य नाटक, जो अपने भावुक और हास्य दृश्यों यानी कॉमेडी और इमोशंस के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन पश्चिमी यूपी में तो रासलीला होती है ना, तो दोनों में फर्क क्या है? रासलीला पूरी तरह से धार्मिक है, जहां कृष्ण के बचपन से लेकर किशोरावस्था तक की कहानियों पर अभिनय होता है। हाँ। जबकि नौटंकी धर्मनिरपेक्ष है, वो आम आदमी की कहानियां दिखाती है। समझ गई। पूर्वांचल की बात करें तो वहाँ अलग अलग समुदायों के अपने नृत्य हैं। जैसे जौनपुर में कहारों द्वारा चौरेसिया नृत्य, धोबी समुदाय द्वारा मांगलिक अवसरों पर धोबिया नृत्य, और अहीरों द्वारा नटवरी नृत्य। और अगर लोकगीतों की बात करें तो पूर्वांचल के मैप के अनुसार यहाँ सोहर गाया जाता है, जो बच्चे के जन्म पर होता है। और कजरी, जो कि यूपी, बिहार, झारखंड और एमपी तक में
बरसात के मौसम में खुशी से और थोड़ी विरह वेदना के साथ भी गाया जाता है। अवध में भी कुछ स्पेशल है क्या? हाँ, अवध में रामनवमी के अवसर पर जोगिनी नृत्य होता है। रियल लाइफ के उदाहरणों से जोड़ें तो जैसे शादी ब्याह में हम खुशी मनाते हैं, वैसे ही राजपूत जाति के लोग विवाह में छोलिया नृत्य करते हैं, वो भी एक हाथ में तलवार और दूसरे में ढाल लेकर। और दूसरा उनका छपेली नृत्य तो सबसे फैंसी है। अरे हाँ, छपेली, जिसमें एक हाथ में रुमाल और दूसरे में दर्पण मतलब शीशा होता है। सोचो, स्टूडेंट्स नाचते नाचते अपना मेकअप चेक कर सकते हैं। सही कहा। अच्छा, मिर्जापुर और सोनभद्र जो हमारी जनजातीय बेल्ट है, उसके फैक्ट्स मिस मत करना। वहाँ खरवार आदिवासियों द्वारा कर्मा और शीला नृत्य किया जाता है। बारिश के लिए भी तो कोई डांस करते हैं ना वो लोग। हाँ, अच्छी बारिश और फसल के लिए छोलर नृत्य होता है। संतान प्राप्ति की मन्नत पूरी होने पर ढिया नृत्य और सोनभद्र का खास हरकहरी नृत्य भी है। बाप रे, इतने सारे नृत्य। चलो, ये तो हो गया, लेकिन अब जो हमारा अगला सेगमेंट है ना, साहित्य का। शुरुआती दौर से शुरू करें। हाँ, शुरुआती दौर में तो मुंशी इंशा अल्लाह खां आते हैं, जिनकी रानी केतकी की कहानी और उदय भान चरित बहुत फेमस है। और लल्लू लाल भी, उनकी सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी और प्रेम सागर। साथ ही जगनिक का आल्हा चरित भी इसी दौर का है। ये तो राजा रानियों की कहानियां हो गईं, लेकिन भक्ति और ज्ञान वाले दौर में तो पूरी क्रांति आ गई थी ना। बिल्कुल। संत रैदास ने बानी और फुटकल छंद लिखे और कबीरदास जी ने तो कमाल ही कर दिया अपनी ठेठ भाषा से। उनके शब्द रमैनी, साखी और बीजक ने समाज की कुरीतियों पर सीधा वार किया। और उसी दौर में मलिक मोहम्मद जायसी में पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम लिखा। लेकिन अगर भक्ति की बात हो और तुलसीदास और सूरदास जी का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सही बात है। सूरदास जी ने ब्रज भाषा में सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी लिखी। और तुलसीदास जी ने अवधि में जो जादू किया, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली। हाँ, और कवितावली, रामलला नेछू, जानकी मंगल भी। एकदम सही। फिर आता है रीतिकाल, जहां वीर रस की भरमार थी। महाकवि भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक जैसी शानदार रचनाएं दी, और बिहारी जी ने अपनी मशहूर सतसई लिखी। लेकिन आधुनिक काल के हीरोज तो एकदम अलग ही लेवल के थे। ओहो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका अंधेर नगरी तो आज के सिस्टम पर भी एकदम फिट बैठता है। सही पकड़ा। और भारतेंदु जी की अन्य रचनाएं भी कम नहीं हैं। कश्मीर कुसुम, भारत दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, बादशाह दर्पण, मुद्रा राक्षस, हम्मीर हट और प्रेम तरंग। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की रचनाएं, चोखे चोपदे, पद्य प्रसून, प्रिय प्रवास। वैदेही वनवास और पारिजात भी उनकी ही हैं। इसके बाद आते हैं हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। उनकी यशोधरा, साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती और द्वापर। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा लगाव मुंशी प्रेमचंद से है। प्रेमचंद जी, उन्होंने तो समाज का असली दर्पण दिखाया। गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि। और उनका वो अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र, जो हमेशा के लिए अधूरा रह गया। हाँ, बहुत ही मार्मिक फैक्ट है ये। फिर जयशंकर प्रसाद जी आते हैं, जिनकी कामायनी, कंकाल, इरावती, तितली, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, आंसू और अजातशत्रु इंसानी मन की गहराइयों को छूती हैं। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने तो सरस्वती पत्रिका के संपादन से ही हिंदी को एक नया रूप दे दिया था। उनकी काव्य मंजूषा, नाट्यशास्त्र, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और जल चिकित्सा जैसी किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को भी मत भूलिए। वीणा, युगांत, ग्रंथी, उत्तरा, अतिमा, हार, युगपथ, गुंजन, पल्लव और ग्राम्या। बाप रे, इतनी सारी रचनाएं। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की भी तो लिस्ट बहुत लंबी है। तुलसीदास, अनामिका, परिमल, अप्सरा, समन्वय, मतवाला, माधुरी, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, पद्मावती और उनके निबंध। और अंत में पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी के फुटकल निबंध, हठी हम्मीर और उनका नाटक कली कौतुक रूपक। तो हो गया ना हमारा पूरा। इतना महान साहित्य लिख तो दिया गया, इसे बचाने के लिए यूपी में सिस्टम क्या है? मतलब कोई संस्थाएं वगैरह? बिल्कुल, इसके लिए बहुत सारे भाषा संस्थान बनाए गए हैं।
स्टूडेंट्स इसे ध्यान से सुनना क्योंकि ये ईयर्स बहुत पूछे जाते हैं। हाँ, जैसे अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया था। और 1989 में उर्दू को यूपी की द्वितीय राजभाषा बनाया गया। संस्थाओं की बात करें तो सबसे पुरानी है हिंदुस्तानी एकेडमी। अच्छा, ये कब बनी थी? ये मार्च 1927 में प्रयागराज में बनी थी। इसका उद्देश्य हिंदी, भोजपुरी, ब्रज, उर्दू और अवधी साहित्य को प्रोत्साहन देना था। आजादी से भी पहले। लेकिन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान तो काफी बाद में बना ना? हाँ, दिसंबर 1976 में लखनऊ में पुरुषोत्तम दास टंडन जी के प्रयासों से। और पता है, ये संस्थान कुल 111 प्रकार के पुरस्कार बांटता है। अरे वाह! जैसे भारत भारती, हिंदी गौरव, महात्मा गांधी और साहित्य भूषण। एकदम सही। और ये बच्चों की पत्रिका बालवाणी जो द्वैमासिक है और साहित्य की पत्रिका साहित्य भारती जो त्रैमासिक है वो भी छापता है। और उसी साल यानी दिसंबर 1976 में ही उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान भी तो बना था लखनऊ में। हाँ, संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं के लिए। और यही संस्थान वाराणसी में अखिल भारतीय व्यास महोत्सव आयोजित करता है। अच्छा। सिंधी अकादमी कब बनी फिर? उत्तर प्रदेश सिंधी अकेडमी 1996 में लखनऊ में बनी, जो भाषा निधि से संचालित होती है। और उससे थोड़ा पहले दिसंबर 1994 में उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान बना था, जो संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं के प्रचार के लिए काम करता है। तो बच्चों, आज इस क्लास में आपने उत्तर प्रदेश के पाषाणकालीन स्थलों से आधुनिक इतिहास तक और उत्तर प्रदेश के कला, संस्कृति और साहित्य तक का सफर तय किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिए। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की स्पेशल जीके की इस सीरीज में और भी वीडियो आने वाली है, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।